two stations due south of a leaning tower leans towards the north at a distance a and b from its foot. If alpha and beta be the elevations of the top of the tower from these stations, prove that its inclination theta to the horizontal is given by cot theta is equals to b cot alpha minus alpha cot beta upon b minus a. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. चलो पहले तो डायरेक्शंस देख लेते हैं. यहां होता है नॉर्थ, सही है ना. यहां होता है नॉर्थ, यहां होता है साउथ, यहां होता है ईस्ट, यहां होता है वेस्ट. क्यों लिया मैंने डायरेक्शन को? क्वेश्चन रीड करोगे समझ जाओगे. एक टावर है जो लीन कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है. तो हम घुमाएंगे इस डायग्राम, ठीक है. हम हमारा नॉर्थ को ईस्ट की जगह लेके दिखा सकते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ नॉर्थ और साउथ से मतलब है. तो इसलिए मैंने पहले बना के दिखाया सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है. तो मैं मेरा नॉर्थ कहां लूंगा? जहां पे मैंने ईस्ट लिखा है. यहां पे मैंने मेरा नॉर्थ ले लिया तो यहां पे ऑब्वियसली साउथ आ जाएगा. मुझे सिर्फ नॉर्थ साउथ से मतलब है, मुझे सिर्फ नॉर्थ साउथ से मतलब है. सो एक टावर है which is leaning towards the north. नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा लीन हो गया. ये मैंने ओवरऑल ज्यादा लीन करवा दिया इसको, बट हो गया लीन. एंड टू स्टेशंस ड्यू टू द साउथ. अब इसके रेस्पेक्ट में साउथ में दो स्टेशंस हैं. बोल दो उन स्टेशंस के नेम है P एंड Q. यहां पे ले लिया मैंने P और यहां पे ले लिया मैंने Q. These are two stations at the distance A and B from its foot. If alpha and beta are the angles of the elevation to the top of the tower from these two stations. अब इन दो स्टेशन से इस टावर के टॉप के एंगल्स ऑफ एलिवेशंस अल्फा और बीटा दे रखे हैं. देखो जिसकी डिस्टेंस A थी ना, फर्स्ट A लिखा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में एंगल अल्फा होगा. तो मैं इसको A डिस्टेंस पे ले रहा हूं P को, और इसके लिए एंगल अल्फा ले लेता हूं. इसको मैं B डिस्टेंस पे ले रहा हूं, इसके लिए एंगल बीटा हो जाएगा. टावर के ऊपर, टावर इस तरह से लीन्ड है तो लाइक टावर को मैं बोल देता हूं AB. प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो हम ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. तो मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे A से एक परपेंडिकुलर डाल दिया और ये टावर के बेस से मैंने इसको बोल दिया कि ये x डिस्टेंस पे एक नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, राइट. और टावर का खुद का जो इंक्लिनेशन था वो कितना था? थीटा था. हमें एक रिलेशन निकालना है जिसमें ये थीटा भी आना चाहिए, ये अल्फा भी आना चाहिए, बीटा भी आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, मतलब सब आना चाहिए. हमें एट द एंड कॉट थीटा फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? कॉट थीटा. समझ गए? है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन. अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ए बी परपेंडिकुलर डाला मैंने, सॉरी ए से परपेंडिकुलर डाला एम तक. ए बी तो हमारी टावर की लेंथ थी, इस परपेंडिकुलर की हाइट मैंने एच अज्यूम कर ली. वेरिएबल्स मानने पड़ेंगे, राइट. तो हमारे पास में तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं. पहला राइट एंगल ट्राइंगल देखो छोटा सा ए बी एम, सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल ए क्यू एम, और थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल ए पी एम, राइट. शुरू करें. सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम. अब देखो हमें क्वेश्चन कॉट थीटा की टर्म्स में करना है तो हम कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं. सो कॉट थीटा, यहां पे थीटा एंगल है बी पे, इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो कितना हो जाएगा? एक्स अपॉन एच. बेस एक्स है, हाइट एच है, आसान सी बात है, लिख सकते हैं. इसको बोल दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड में निकालने वाला हूं इन ट्राइंगल ए क्यू एम, इन ट्राइंगल ए क्यू एम. अब ए क्यू एम के अंदर भी मुझे कॉट ही चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मैं लिख रहा हूं कॉट बीटा. कॉट बीटा क्या हो जाएगा? बेस इज क्यू एम अपॉन परपेंडिकुलर इज ए एम, तो क्यू एम अपॉन ए एम. अच्छा क्यू एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी प्लस एक्स, और ए एम कितना हो जाएगा? ए एम हो जाएगा फिर से एच.
ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, इन ट्राइंगल APM, अब APM वाले ट्राइंगल में एंगल है अल्फा, सो कॉट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, फिर से AM है और इस बार बेस कितना है PM, हमें क्या चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इज PM और परपेंडिकुलर इज AM, तो ये हो जाएगा PM की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो PM की वैल्यू है PQ प्लस QB प्लस BM, बट हमें पता है कि PB कितना है स्मॉल a, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल a प्लस x अपॉन h, क्योंकि हमें AB चाहिए फाइनल आंसर में, हमें BB चाहिए, तो इनको इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, राइट। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमें सिर्फ इन इक्वेशंस को अरेंज करना है सो दैट हम इस कंक्लूजन तक पहुंच पाए। आसान सी बात है, करके देखें। इक्वेशन 2 को a से मल्टीप्लाई करवाया और इक्वेशन 3 को b से मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी इक्वेशन 3 को b से मल्टीप्लाई करवाया और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया। सो a कॉट बीटा माइनस b कॉट अल्फा, और यहां हो जाएगा a टाइम्स ऑफ b प्लस एक्स अपॉन एच माइनस b टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एच, तो a कॉट बीटा माइनस b कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ab प्लस ax अपॉन h, दोनों का डिनोमिनेटर वैसे भी h है, माइनस का b अंदर मल्टीप्लाई करा है, माइनस का ba माइनस का bx, डिनोमिनेटर में दोनों के h है, देखो ab से ab कैंसिल, इन दोनों में से x कॉमन है, तो a कॉट बीटा माइनस b कॉट अल्फा कितना आ जाएगा, दोनों में से x कॉमन लिया तो अंदर क्या आया a माइनस बी, डिनोमिनेटर में कितना आ गया h आ गया। अब याद है ये कॉट थीटा x अपॉन h का रेशियो था, इस a माइनस बी को अगर मैं नीचे भेज दूं तो a कॉट बीटा माइनस b कॉट अल्फा क्या हो जाएगा a माइनस बी, राइट, और ये किसके रेशियो के इक्वल आ गया x अपॉन h के। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप देख रहे होंगे कि जो आंसर आ रहा है और मेरे इसमें साइन का इशू है, दोनों में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जैसे आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा अपॉन b माइनस a, और ये किसके इक्वल आ गया x अपॉन h के, और x अपॉन h किसके इक्वल था फ्रॉम 1 कॉट थीटा के, ये तो हमें प्रूफ करना था कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा अपॉन b माइनस a। आसान सी बात है, थोड़ा सा काम अपने मन से करना पड़ेगा अगर आपको आंसर तक पहुंचना है तो, राइट, कुछ चीजें एडिशनल डालनी पड़ जाती हैं आंसर तक पहुंचने के लिए। एट द फुट ऑफ ए माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री, समिट होती है किसी भी माउंटेन की चोटी, टॉप पॉइंट, समझ गया। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन a stop of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. देखो एक माउंटेन है, इस माउंटेन को जब एक पर्टिकुलर प्लेस से ऑब्जर्व करा जा रहा है ग्राउंड से, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में 45 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब जब माउंटेन की तरफ आगे बढ़ा जाता है 1000 मीटर 30 डिग्री पे चढ़ते हुए, तो इस प्लेस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाई देता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री, और इस प्लेस से एंगल ऑफ एलिवेशन को देखने के लिए एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी होगी, तो ये ले ली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री, और हम कितना आगे चल के आए 1000 मीटर अप हिल, तो दिस लेंथ विल बी 1000 मीटर अप हिल। हमें इस माउंटेन की हाइट निकालनी है, मान लेते हैं माउंटेन की हाइट है AB, इस पॉइंट को हमने C बोल दिया, यहाँ पे D ले लिया, इस पॉइंट को P बोला, और यहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट F बोल दिया, और ये हमें पता है कि CD और FB आपस में इक्वल होंगे, सिमिलरली CF और
BD भी आपस में इक्वल होंगे सिमिलैरिटी की वजह से। सबसे पहला काम, हम ये हाइट CD निकालने वाले हैं। तो CD किस ट्राइंगल में आ रही है? इन ट्राइंगल PCD। इन ट्राइंगल PCD हमें इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस गिवन है और सामने वाली हाइट हमें निकालनी है, मतलब हमें साइन थीटा लगाना चाहिए। साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD अपॉन PC। तो साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू CD अपॉन PC। PC की वैल्यू है 1000, तो CD हो जाएगा PC/2, मतलब 1000/2 मीन्स 500 मीटर। तो वर्टिकली 500 मीटर ऊपर जा चुके हैं। तो ये 500 मीटर, तो FB भी 500 मीटर। आसान सी बात है। ऑन दी अदर हैंड हॉरिजॉन्टली कितना दूर गए, दैट इज PD। ये निकालने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं? cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस PD अपॉन PC। तो PD कितना हो जाएगा? PC cos 30 डिग्री। तो PD विल बी, PC की वैल्यू पुट करी, PC की वैल्यू है 1000, cos 30 इज √3/2, तो इट विल बी 500 √3 मीटर। तो हॉरिजॉन्टली माउंटेन की तरफ कितना बढ़ चुके हैं? 500 √3 मीटर, राइट। अब हम लोग चलते हैं बड़े ट्राइंगल में। एक तो हमारे पास में बचा है ट्राइंगल APB और दूसरा बचा है ट्राइंगल ACF। सो इन ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 45 डिग्री था। सो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर विच वाज AB और बेस विच इज PB, AB अपॉन PB। tan 45 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PB होगा। तो AB इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? PB। मतलब इनिशियली जितना माउंटेन से वो पर्सन दूर था, माउंटेन की हाइट उतनी ही है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो हम लोग एक और ट्राइंगल में चलने वाले, ट्राइंगल ACF में। इन ट्राइंगल ACF जिस पॉइंट से एंड में ऑब्जर्व करा गया माउंटेन को, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ट्राइंगल ACF में एंगल है 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर विच इज AF एंड बेस विच इज CF, AF अपॉन CF। tan 60 डिग्री होता है √3, so √3 is equals to AF upon CF। AF is √3 times CF। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें कुछ फैक्ट्स पता है। एक फैक्ट तो हमें ये पता है कि PB PD और DB से मिलके बना है। PB is equals to PD plus DB। ऑन दी अदर हैंड AB AF और FB से मिलके बना है। AB is equals to AF plus FB। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि AB और PB आपस में इक्वल है, राइट। दैट मीन्स इन दोनों को उठा के 1 में पुट करा, PD प्लस DB इज इक्वल्स टू AF प्लस FB। हाँ, हमारे पास में AF की वैल्यू है, दैट इज √3 CF। हम लोग यहाँ पे AF पुट कर सकते हैं, PD प्लस, और हमारे पास में PD की भी वैल्यू है 500 √3, हम लोग PD की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और हमारे पास में CD की भी वैल्यू है। CD एक्चुअल में FB है, तो सबसे पहले FB को CD से रिप्लेस कर रहा हूं। CD और FB आपस में इक्वल है। सिमिलरली DB और CF भी आपस में इक्वल है, तो यहां पे DB की जगह मैं CF लिख रहा हूं। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशंस, एक तो हमारे पास में PD की वैल्यू है 500 √3, यहां पे आ गया 500 √3 प्लस CF। AF निकला था √3 टाइम्स ऑफ CF फ्रॉम इक्वेशन 2, √3 CF प्लस CD इज 500। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, रिप्लेस करा, तो √3 CF माइनस CF विल बी 500 √3 माइनस 500। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास में एक तो सी एफ कॉमन है, यहाँ से आ जाएगा √3 - 1, सामने 500 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा √3 - 1, √3 - 1 से √3 - 1 कैंसिल, तो टेक्निकली हमारे पास सी एफ की वैल्यू आ गई 500। तो सी एफ इज 500, दैट मीन्स ये लेंथ 500 मीटर, सी एफ के इक्वल होता है बी डी, ये भी 500 मीटर है। अब अगर मैं P से लेकर B तक की लेंथ को ऐड कर दूं तो वो लेंथ AB के इक्वल है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन 1 में ऑलरेडी देख रखा था। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB विल बी 500 + 500 √3। तो AB इज इक्वल टू 500, कॉमन लिया 1 + √3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 500 टाइम्स 1 + 1.73, 500 टाइम्स 2.73, तो 5 टाइम्स 273, 5 टाइम्स 273, 1365 मीटर, एंड 1365 मीटर को हम लोग 1.365 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस रूट्स की वैल्यू इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। आसान सी बात है? आसान सी बात नहीं है। A man on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after this will the car reach to the tower? Give your answer the nearest second. Give your correct answer to the nearest second. देखो, now there is a man who's standing on a tower. He observes a car which is approaching towards the tower. मान लो ये टावर है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही कार चल रही होगी। टावर को मैंने नेम दे दिया AB। Now this is car which is approaching towards its tower from any point P. तो जब ये मैन इस कार को देखता है इनिशियली, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दी। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़े टाइम के बाद में कार थोड़ी सी और क्लोज आ गई। सपोज करो कार आ गई है Q पॉइंट पे, और जब वापस ये Q पॉइंट पे कार को ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इंक्रीज होके कितना हो गया, 45 डिग्री। कार ना एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही। मान लो कार की स्पीड है S, मीटर पर सेकंड, यूनिट भी दिमाग में रखना, ठीक है। और जब इसने P और Q अलग अलग टाइम्स पे कार को ऑब्जर्व करा, तो इन दोनों पोजीशंस में जो टाइम का डिफरेंस था वो था 12 मिनट। अच्छा एक बात बताओ, अगर स्पीड S है और मुझे टाइम पता है तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से? दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो जो फैक्ट्स हमें पता है ना वो हम लिख लेते हैं। उससे पहले हम इस टावर की हाइट को h मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग x बोल देते हैं, राइट। सो लेट AB इज इक्वल्स टू h, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू s मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P एंड Q के बीच में टाइम कितना लिया इसने, 12 मिनट। 12 मिनट को हम लोगों ने पहले सेकंड में चेंज कर दिया, तो 12 टाइम्स 60 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 12 6 are 72, तो 720 सेकेंड्स। अब अगर मुझे ये PQ डिस्टेंस निकालनी है तो PQ कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब PQ डिस्टेंस के लिए मैंने स्पीड क्या पुट करी, कार की स्पीड जो कि कांस्टेंट है S, टाइम कितना 720, तो ये जो PQ डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, 720 टाइम्स S मीटर। तो हम यहाँ पे PQ की जगह ये डिस्टेंस भी मेंशन कर सकते हैं कि ये है
720 टाइम्स एस मीटर। तो अब हम लोग अगर यहाँ पे टाइम नहीं भी लिखें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। बस टाइम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था मैंने। हमें ना ये पता करना है कि कितने टाइम बाद में कार इस टावर के फुट तक चल जाएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, बट वहां पे वेरिएबल्स अलग थे, वहां पे चीजें थोड़ी सी अलग थी। आसान सी बात है, तो सेम लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। अब हमको ना दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल मिल रहा है ए बी क्यू। ए बी क्यू में जो ऊपर एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल क्यू भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन भी होता है, ठीक है। सिमिलरली हमें एक दूसरा ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल ए बी पी। तो यहां पे इस लाइन के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। एक एक करके हम लोग दोनों ट्राइंगल्स यूज करेंगे और हमारा आंसर यहीं से निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू के अंदर जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। सो tan 45, सीधा मैं 45 डिग्री एंगल यूज कर रहा हूं। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस इज बी क्यू एंड हाइट इज ए बी। सो ए बी अपॉन बी क्यू। ए बी को मैंने h ले रखा था तो यहां पे मैंने h पुट करा, बी क्यू को मैंने x ले रखा था तो यहां पे मैंने x पुट करा, और tan 45 1 होता है। तो यहां से मुझे एक रिलेशन पता पड़ गया, h इज इक्वल्स टू x। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में चल रहे हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी या ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी। अब ए बी पी वाले ट्राइंगल में यहां पे p पे जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। सो अगेन मैं tan लगा रहा हूं यहां पे, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस। इस बार बेस हमारा कितना हो जाएगा, b से लेकर p तक, और b से लेकर p तक की डिस्टेंस कितनी है, एक तो साथ में BQ है, इसके BQ है और एक QP है। BQ और QP मिलके हमें क्या दे रहा है, BP। फिलहाल मैं पहले BP लिख लेता हूं। tan 30 होता है 1/√3। AB की जगह h आया, BP की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, BQ इज x और QP हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया था, ये है 720 इंटू s। सो इट विल बी x प्लस 720 इंटू s। s क्या है हमें नहीं पता, हमें s के बारे में नॉलेज नहीं है, राइट, और हमें s निकालना भी नहीं है। हमें वो टाइम निकालना है जितने टाइम में ये पर्टिकुलर डिस्टेंस BQ कवर हो जाएगी, मतलब जिस टाइम में ये कार टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, और वो भी हमें नियरेस्ट सेकंड तक निकालना है। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो x प्लस 720s, 720 टाइम्स s है, इज इक्वल्स टू √3h हो गया। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हमें नॉलेज ये मिली थी कि h और x इक्वल है। इक्वेशन नंबर 2 में हमें h का रिलेशन मिल रहा है x के साथ में फिर से, तो यहां से ना मैं h की वैल्यू उठा के उसमें पुट करने वाला हूं। सो फ्रॉम 1 into, तो x प्लस 720s विल बी √3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। इस वाले x को हमने सामने भेजा तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 720s इज इक्वल्स टू √3x माइनस x, राइट। तो ये हो जाएगा 720s इज इक्वल्स टू x कॉमन √3 माइनस 1। अब ये x जो है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720 टाइम्स s वाज द स्पीड अपॉन √3 माइनस 1। ये हमें डिस्टेंस पता पड़ गई है इस Q पॉइंट से टावर के बेस की। अब अगर हमें इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता हो और हमें स्पीड पता हो तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये डिस्टेंस है ना, दिस इज द डिस्टेंस। नाउ टाइम टू कवर Q to B, दैट इज रिक्वायर्ड टाइम, और यही हमारा रिक्वायर्ड टाइम है। देखो एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपने Q किसको माना है और B किसको माना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको रिक्वायर्ड टाइम। पहले आप खुद जानते हो कि Q से B ही आपका वो टाइम है जो आप ढूंढ रहे हो, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम। सो दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम होता है हमेशा। डिस्टेंस इज 720s अपॉन √3 माइनस 1, तो 720s अपॉन √3 माइनस 1,
और स्पीड क्या थी s, देखो s से s कैंसिल। अब प्योर हमारे पास में वैल्यू जो बच गई है वो किस में आ गई है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में। s की प्रॉब्लम खत्म हो गई, बस हमें इस टाइम को फाइंड आउट करना है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 या 1.73 -1, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, और ये जो आ रहा है ना ये सेकंड्स में आ रहा है। सेकंड्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि शुरुआत में हमने ये जो टाइम था 12 मिनट्स, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, राइट। तो यहां से डेसिमल हटाए, यहां पे 2 जीरो और लगा दिए, 9863.01 सेकेंड्स। अप्रोक्सीमेटली मैं इसको ले रहा हूं 9863 सेकेंड्स। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से टू कन्वर्ट इनटू मिनट्स। तो 60 से इसको जब डिवाइड करा 9863, अब यहां पे जब भी आप मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जब तक आपका पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा तब तक आप डिवाइड करो। रिमाइंडर जैसे ही आपको डिविजर से छोटा मिलने लगे वो रिमाइंडर आपको छोड़ना होता है, वो आपका सेकंड होता है। समझ गए रूल? ये सिंपल सा रूल है, इसलिए आपका आंसर मिनट्स और सेकंड्स में एक साथ आ रहा है, ठीक है। फोर्सफुली डिवाइड नहीं करना होता। 6 1 6, यहां पे आ गया 38, 6 6 36, रिमाइंडर कितना आ गया अब यहां पे 2.3। 2.3 देख रहे हो, ये छोटा है किससे, इस 6 से छोटा है, राइट। अब मैंने ये 60 से करा था इसलिए यहाँ पे अब पॉइंट का इशू है, मैं बस एक करके बता रहा हूं। तो आपका ये 16 मिनट्स जो है ना ये तो कंप्लीट आंसर है, और लास्ट में जो बचा ना ये 2.3 नहीं 23 सेकेंड्स है, क्योंकि मैंने पहले जीरो से ऐसे डिवाइड कर दिया था, जबकि यहाँ पे जीरो नहीं होगा। समझ गए, मैंने वो जीरो से डिवाइड करके सिर्फ बताया। तो एंड का आंसर ऐसे निकला हुआ है। और आंसर को आसान बनाने के लिए मैंने गलती करी थी, मैंने शुरुआत में इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, वो नहीं करना, सीधा मिनट में चला लो तो भी आपका आंसर आ सकता है क्लोज इनफ। समझ गए। A round balloon of radius r subtends an angle alpha at the eye of an observer, while the angle of the elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2. हाइट कहां से होगी, ग्राउंड से होगी, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल है जहां से ऑब्जर्वर इस बलून को देख रहा होगा। बलून है तो कोशिश करके उसको सर्कुलर ही बनाना होगा अपने को। तो ये हमने सर्कुलर शेप में बलून ले लिया, राइट। बलून का सेंटर हमने सी अज्यूम कर लिया यहां कहीं। तो a round balloon of radius r subtends the angle alpha at the eye of the observer. मान लो ऑब्जर्वर की जो आई है ना वो यहां कहीं है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। ऑब्जर्वर जब इस बलून को देखता है तो बलून उसकी आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा। मतलब जब बलून को वो देखेगा तो बलून के एजेस को देख पाएगा, और उसकी लाइन ऑफ साइट जो होंगी ना वो बलून के ऊपर एज एन टेंजेंट्स बनाई जाएंगी। सोच के देखो, देयर विल बी दीज टू टेंजेंट्स, और ये दोनों टेंजेंट्स के बीच के जो एंगल होगा दैट विल बी अल्फा। समझ गए क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये एंगल होगा अल्फा। आसान सी बात है, इजी। अब हम लोगों ने बोल दिया कि पी ए और पी बी दीज आर टू टेंजेंट्स। अगर मैं टेंजेंट्स को सर्किल के सेंटर से कनेक्ट करवाता हूं तो ऑब्वियसली यहां पे दो चीजें होती हैं कि एक तो ये जो लेंथ होती है ये रेडियस होती है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एक 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। ये हमने सर्किल्स वाले चैप्टर में सीखा था। तो अब जब आप फाइनली बड़े क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको हर चैप्टर में दूसरे चैप्टर की थोड़ी सी ग्लिम्स देखने को मिलती है, राइट। तो मैंने बोल दिया मेरी पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है, और आपको पता भी है कि अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी सेम होती है। ये भी कहां सीखा था, सर्किल वाले चैप्टर में सीखा था। आसान सी बात है। तो हो ना हो ये पी ए और पी बी इनकी लेंथ्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। तो मैंने बोल दिया लेट पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स from point P,
पॉइंट पी जहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। एंगल ए पी बी is equals to alpha, as we know that PA will be equals to PB because these are equal tangents. Yeah, tangents from same points are equal. Also, angle A is equals to angle B. These are 90 degree because the angle between tangent and radius, और दो रेडाई हैं तो इसलिए मैंने रेडाई लिख दिया। मैंने क्या करा, इस P को सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करवा दिया। अब इससे हमें दो ट्राइंगल मिले, एक ट्राइंगल मिला ट्राइंगल APC, दूसरा ट्राइंगल मिला ट्राइंगल BPC, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन क्या है कि अभी मेरे पास में एक और नई चीज निकल के आई है कि CP इज इक्वल्स टू CP। सो ट्राइंगल्स APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC बाय RHS लगा सकता हूं ना, बाकी आप समझदार हो, आपको दिख रहा होगा कि दो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड कॉमन है, दैट इज हाइपोटेनियस, और एक एक साइड इक्वल है, तो RHS क्राइटेरिया लग गया। क्यों लगाया? एक छोटा सा काम करने के लिए कि हमें ये एंगल पता पड़ जाए। देखो ये एंगल α/2 हो जाएगा और ये एंगल भी α/2 हो जाएगा, हेंस बाय CPCT एंगल APC is equals to angle BPC will be α/2। दोनों इस अल्फा एंगल का हाफ हो जाएंगे। ये हमारा थोड़ा सा काम हुआ है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से थोड़ा सा दूर है, बट हम क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, इन चीजों को एस्टेब्लिश करवा के। अब आगे की बात करते हैं। देखो, while the angle of elevation of its center is बीटा, इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? बीटा। तो अगर मैं सेंटर के लिए लाइन देखूं तो लाइन ऑफ साइट कहां बन रही है? PC, तो दैट मींस इस PC का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा? बीटा। और सिंस बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं इस डायग्राम में, तो इसको हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं कि ये एंगल हमारा बीटा है। और हमें फाइंड क्या करनी है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून। तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बलून, जो कि हमने अभी तक बनाई भी नहीं है, वो कहां बनेगी? बलून के सेंटर से इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर। हमें ये हाइट प्रूफ करनी है। बोल दो ये हाइट CM है, और हमें ये CM हाइट के लिए ही सारी कैलकुलेशन करनी है। हमें ये H निकालना है। आसान सी बात है। तो आपको अगर ये CM हाइट या ये H चाहिए, तो आपको एक ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल CPM, ठीक है। सो लेट CM is equals to height of balloon, height of center of balloon। तो in triangle CPM देखो एंगल कितना बन रहा है यहां पे? बीटा। साइन बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, जो कि हमारा हाइट हो जाएगी H, और हाइपोटेनियस ये CP। देखो ये CP जो है ना, दिस इज द की टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। CP is the key to solve this question, alone CP। ठीक है, आसान सी बात है। इस बलून की रेडियस R थी, ये हमें पता है, राइट। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं और हम चल रहे हैं CP को ढूंढने। वैसे इसको अभी 1 नहीं बोल रहा हूं मैं यहां से H निकाल लेता हूं। H की वैल्यू आ रही है CP साइन बीटा, और मैं इसको 1 बोल देता हूं। अब छोटी सी बात है, अगर मुझे CP पता पड़ जाए तो मैं H निकाल सकता हूं। तो CP मुझे मिल रहा है एक दूसरे ट्राइंगल से, ट्राइंगल PCA। ये PCA ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें मुझे एक साइड पता है दैट इज R, और मुझे एक एंगल पता है α/2, राइट। तो मैं क्या ये साइड PC निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। बस इतना सा काम करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। तो इन ट्राइंगल APC देखो यहां पे कॉजेक α/2 आ रहा है, बट जो लोग कॉजेक लेने में थोड़े से वीक हैं वो साइन भी ले सकते हैं। साइन α/2 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, दैट इज AC, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो कि हम ढूंढ रहे हैं PC। तो यहां से PC की वैल्यू क्या आ जाएगी? PC या CP दोनों एक ही हैं। CP विल बी
AC अपॉन साइन अल्फा बाय 2, राइट, और AC था R, तो CP विल बी R कोसेक अल्फा बाय 2। तो हमने डायरेक्टली तो कोसेक नहीं लिया, बट साइन को हमने जैसे ऊपर भेजा तो क्या बन गया, कोसेक अल्फा बाय 2। अब ये CP की वैल्यू को हमें क्या करना है, CP की वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है इस जगह पे। तो जैसे हम लोगों ने CP की वैल्यू पुट करी, पुट इन 1, हमारा आंसर निकल गया। दैट H इज इक्वल्स टू CP की जगह पे आ गया R कोसेक अल्फा बाय 2 और साथ में साइन बीटा, और यही थी रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बलून। बस साइन बीटा मेरा पीछे लिखा हुआ है और कोसेक अल्फा बाय 2 आगे लिखा हुआ है, रीअरेंज करोगे सेम आंसर। आसान सी बात है। A ladder against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through the distance p, so that its upper end slides at a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Show that p upon q is equals to cos beta minus cos alpha upon sin alpha minus sin beta. Also check whether the above result is true for alpha is equals to beta. देखना लैडर है, वो वॉल से इंक्लाइंड है और इनिशियली हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में उसका एंगल अल्फा है, ठीक है, कुछ ऐसे। इस लैडर को पकड़ के थोड़ा सा पीछे पुल करा गया, कितना पीछे पुल करा, P डिस्टेंस। तो जब इसको P डिस्टेंस पुल करेंगे तो इसका टॉप भी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से नीचे स्लाइड डाउन करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये P है और ये जितने डिस्टेंस से स्लाइड डाउन कर रहा है ये Q है। अब इस लैडर की जो न्यू सिचुएशन बनी, वो न्यू सिचुएशन हो चुकी है कुछ ऐसे, और इस न्यू सिचुएशन में लैडर हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रही है। हमें इस P और Q का रेशो निकालना, आसान सी बात है। तो थोड़ी सी लेबलिंग करनी चाहिए। मैंने बोल दिया ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस पॉइंट को मैंने C बोला, इस पॉइंट को मैंने D बोला और इस पॉइंट को मैंने E बोल दिया। ऑब्वियसली वॉल और फ्लोर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास में यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल को देख लेते हैं। फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल ACD, जहां पे एंगल अल्फा है, बेस CD है और हाइट कितनी है AC। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ट्राइंगल BCE, जहां पे एंगल बीटा है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट BC है और बेस उसका हो जाएगा CE। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में BC और CD की लेंथ नहीं है, तो इनको भी हमें दो वेरिएबल अज्यूम कर लेना चाहिए। मान लो कि ये पर्टिकुलर हाइट BC, इसे मैं X ले रहा हूं और CD को मैं Y ले रहा हूं। अब ये दो नए वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करें, बाकी सारे वेरिएबल्स एंड एंगल्स क्वेश्चन में गिवन थे। आसान सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। यहां पे ऑब्जर्व करो कि जो आंसर हमें चाहिए, रेशियो जो चाहिए, उसमें कॉस और साइन चल रहा है, तो मुझे कॉस और साइन के रेशियो लेने पड़ेंगे।
ठीक है, कॉज और साइन के रेशियो लेने पड़ेंगे। उसके लिए मैं एक और तैयारी कर रहा हूं, मैं इस लेटर की लेंथ को कितना मान रहा हूं, एल। अच्छा आप मुझे बात बताओ, इन दोनों ही सिचुएशंस में लेटर की लेंथ में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। मतलब ए डी जो इनिशियल सिचुएशन थी उसमें मैंने लेटर को एडी से दिखा रखा है, वो लेंथ, और बाद वाली सिचुएशन में बीई, ये लेंथ दोनों आपस में इक्वल होंगी। एडी इज इक्वल्स टू बीई इज इक्वल्स टू एल, राइट? ये तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि लेटर की लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा। एडी इज इक्वल्स टू बीई, दैट विल बी द सेम। तो मैं इसी का यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले ट्राइंगल एसीडी में, इन ट्राइंगल एसीडी मैंने निकाला साइन अल्फा। साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज AC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज AD। तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू आ जाएगी Q प्लस एक्स अपॉन AD। AD को मैंने L माना हुआ, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही मैं कॉस अल्फा भी निकाल रहा हूं। कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? बेस इज CD और हाइपोटेनियस इज अगेन L, राइट? CD इज Y, सो कॉस अल्फा CD की जगह Y लिखा, नीचे L आ गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जैसे मैंने साइन अल्फा कॉस अल्फा निकाले हैं ट्राइंगल ACD में से, वैसे ही ट्राइंगल BCE में से मैं साइन बीटा और कॉस बीटा भी निकाल रहा हूं। इन ट्राइंगल BCE में अगर मैं साइन बीटा की बात करूं, साइन बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर विल बी BC और हाइपोटेनियस विल बी BE। और ये हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ लैडर। और BC को मैंने क्या अज्यूम करा हुआ? X। तो साइन बीटा विल बी X अपॉन L। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या बनेगा? कॉस बीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस बीटा के लिए बेस कौन होगा? CE। तो CE अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज अगेन द लेंथ ऑफ दिस लेटर, दैट इज BE। तो cos बीटा विल बी y प्लस p, दैट इज BE अपॉन L। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास में ना सारे इंग्रेडिएंट्स आ रखे हैं, हमें बस फाइनल रिजल्ट निकालना है, ठीक है? तो जो हमको RHS में दिख रहा है ना, हम लोग वो ट्राई करेंगे, और उसको ट्राई करके हम देखेंगे क्या हमारा रेशियो P/Q आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बनाना है हमें। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 अपॉन, फिर मुझे डिनोमिनेटर में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा चाहिए, अपॉन 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। हमें ये रेशियो निकालना है। तो सो इक्वेशन 4 दैट इज कॉस बीटा, ये हो जाएगा y प्लस p अपॉन L माइनस, नहीं, पहले तो इनके LHS लिखूं ना मैं, बढ़िया तभी लगेगा। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये तो सिर्फ LHS वाला काम हुआ। अब देखो कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज y प्लस p अपॉन L माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है? कॉस अल्फा की वैल्यू है सिर्फ y अपॉन L अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? Q प्लस एक्स अपॉन L। और लास्ट साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू कितनी है? x अपॉन L। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने LCM लिए, तो देखो क्या बन गया, y प्लस p माइनस वाई अपॉन L, और यहां क्या हो जाएगा? Q प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन L। L से L कैंसिल, माइनस y से प्लस का y कैंसिल, प्लस x से माइनस x कैंसिल। देखो क्या बचा, एक बचा हमारे पास में p,
और एक बचा हमारे पास में Q, तो ये रेशियो किसके इक्वल आ गया, ये अपॉन Q के। दिखने में हार्ड है क्वेश्चन बट है आसान, ठीक है। अब इसका एक लास्ट पार्ट भी है कि अगर अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होंगे तो क्या ये रिजल्ट ट्रू है उस केस में, तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि P अपॉन Q की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। अब अगर यहां पे हम लोग अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर दें, दैट मींस देखो जहां जहां पे बीटा मैं अल्फा पुट कर रहा हूं तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में जीरो आ गया। 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, सो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड फॉर अल्फा इज इक्वल टू बीटा। आसान सी बात है, इजी। द रेशियो ऑफ द हाइट of a tower and the length of its shadow on the ground is √3:1. What is the angle of the elevation of the sun? देखो ये कोई बिल्डिंग है, ये इसकी हाइट है और ये उसके शेडो की लेंथ है। तो अगर मैं इसको एज ए ट्राइंगल अज्यूम करूं, मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में यहां पे अगर मैं एंगल अल्फा अज्यूम कर लूं तो इस अल्फा एंगल के लिए tan का रेशियो क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और बेस दैट इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बिल्डिंग। tan अल्फा देगा मुझे, और हाइट और उसकी शेडो का रेशियो ऑलरेडी कितना गिवन है, √3:1, दैट मीन्स ये कितना हो गया, √3/1, सो tan अल्फा इज इक्वल टू √3। अब tan कितने डिग्री एंगल के लिए √3 वैल्यू देता है, इट गिव्स √3 एट 60 डिग्री, सो दैट मीन्स हो ना हो अल्फा इज 60 डिग्री। अब यहां पे हमने क्या करा, हमने आधे क्वेश्चन को इग्नोर करा, हमने सन के लिए उसने जो पूछा था वो हमने सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं, उसके बारे में हमने डिस्कस भी नहीं करा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन जिस भी एंगल से लाइट दे रहा होगा ना, उस पर्टिकुलर एंगल के रेस्पेक्ट में ही ये लाइन ऑफ साइट बनेगी, समझ गए। तो आपको सन के लिए सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ हाइट और बेस का रेशियो लेना है, मतलब बिल्डिंग की हाइट और उसकी शेडो की लेंथ का रेशियो लेना है, आपको डायरेक्टली एंगल ऑफ एलिवेशन मिल जाएगा, किसका, सन का। तो ये लाइन ऑफ साइट जो है ना, ये सन से आने वाली रे है एक्चुअल में। तो आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इस लाइन ऑफ साइट के थ्रू सन को ही तो देख रहे हो। तो हो ना हो जितना इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है उतना ही एलिवेशन किसका होगा, सन का। आसान सी बात है, इजी ट्रिक है, क्वेश्चन का तरीका याद रहेगा, ऐसे 100 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सब में एक ही काम करना, हाइट ऑफ बिल्डिंग अपॉन लेंथ ऑफ द शेडो विल बी द tan थीटा और tan अल्फा, तो अल्फा निकालते ही आपको सन का एंगल पता पड़ जाए, इजी सबको। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई क्लिफ the angle of elevation of a tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower. Find the height of the tower. ठीक है, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, यहां पे एक टावर है, दिस इज द टावर, और एक क्लिफ है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले ली मैंने, क्लिफ की हाइट है 25 मीटर, तो ये हो गई 25 मीटर। अब इस क्लिफ से इस टावर के टॉप एंड बॉटम को जब ऑब्जर्व करा तो टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम पाया गया। मैंने दोनों को थीटा लिख दिया। हमें ना टावर की हाइट निकालनी, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है, और जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट पी है, ये बॉटम पे पॉइंट क्यू है। अगर पी क्यू 25 मीटर है तो बी सी भी 25 मीटर होगा। तो हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए पी बी, तो इन ट्राइंगल ए पी बी
मैंने लिखा tan थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा ए बी अपॉन बी पी, इसको लिखा 1। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PCB, इन ट्राइंगल PCB, ट्राइंगल PCB में फिर से मैंने लिखा tan थीटा, इस बार tan थीटा क्या आएगा BC अपॉन BP। इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही tan थीटाज हैं, तो 1 इज टू 2 मैं लिख सकता हूं। जैसे मैंने 1 इज टू 2 लिखा तो AB अपॉन BP इज टू BC अपॉन BP हो जाएगा। देखो BP से BP कैंसिल, तो यहां से कंक्लूजन क्या आ गया कि AB इज टू BC है। BC की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में 25 मीटर्स थी, तो ये 25 मीटर ही AB आया, मतलब हो ना हो AB 25, BC was 25, तो ओवरऑल हाइट ऑफ दिस टावर was 50 मीटर। आसान सी बात है। A moving boat is observed from the top of 150 meter high cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per hours. देखो, किसी एक क्लिफ से एक बोट को देखा जा रहा है और वो बोट क्लिफ से दूर जा रही है। सो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ए बी क्लिफ है, क्लिफ की हाइट हमें गिवन है 150 मीटर। मान लिया इनिशियली बोट इस सी पॉइंट पे था और फिर थोड़े टाइम बाद में इस डी पॉइंट पे चला जाएगा। बोट भी बना ही देते हैं, राइट। अब जब इस बोट को ऑब्जर्व करा जा रहा है तो टॉप से देखने पे, किसके टॉप से, क्लिफ के टॉप से देखने पे इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है। विद इन 2 मिनट्स ये सी से डी तक आ रहा है और एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री तक चेंज हो रहा है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसके रेस्पेक्ट में जब इसको देखा ए से सी तक तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री, एंगल बन रहा था 60 डिग्री, एंड जब बोट डी तक पहुंच गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 45 डिग्री। और ये सारा काम हुआ है विद इन 2 मिनट्स। हमें बोट की स्पीड निकालनी, ठीक है। अगर हम ये CD डिस्टेंस निकाल पाए, अगर हम CD डिस्टेंस निकाल पाए तो टाइम हमारे पास में ऑब्वियसली दे रखा है 2 मिनट्स, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या आ जाएगी बोट की स्पीड। आसान सी बात है। सो हमारे पास में यहां पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। पहला राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ACB, यहां पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री है, इसलिए यहां पे इंटीरियर एंगल ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, लाइक ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ADB, बाहर की तरफ एंगल 45 डिग्री है तो अंदर की तरफ एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ACB, इन ट्राइंगल ACB 10 लगाएंगे हम लोग, रेशियो जो लगाएंगे वो 10 लगाएंगे। tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। यहां से BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, AB अपॉन tan 60। AB हमें दे रखा है द हाइट ऑफ द टावर विच इज 150 मीटर, सो BC विल बी 150 अपॉन tan 60, tan 60 होता है √3। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम लोग दूसरे ट्राइंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ADB। सो इन ट्राइंगल ADB जो एंगल बन रहा है दैट इज 45, दैट इज tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर सेम रहेगा AB, बेस कितना हो जाएगा इस बार DB, तो tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन DB। सो DB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB, और AB की वैल्यू कितनी थी 150, तो हमें ये पता पड़ गया कि DB कितना है 150 मीटर। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमें चाहिए CD कैसे निकलेगा, DB माइनस CB। हमारे पास में DB है, हमारे पास में CB है, BC CB एक ही है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करा तो DC इज इक्वल्स टू DB माइनस BC। सो DC इज इक्वल्स टू
150 माइनस 150 बाय रूट 3, एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, DC इज इक्वल्स टू 150 रूट 3 माइनस 150 अपॉन रूट 3, तो DC कितना हो जाएगा, 150 कॉमन निकाला, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। इसको रेशनलाइज करेंगे, इसको जब रेशनलाइज करा तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो DC कितना हो जाएगा, 150 रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बिकम 3, रूट 3 इंटू माइनस 1 दैट विल बिकम माइनस रूट 3, इन डिनोमिनेटर में रूट 3 इंटू 3 दैट विल बी 3 से 150 50 टाइम्स कैंसिल, तो ये जो लेंथ है ना DC, ये DC लेंथ हमारे पास में आ चुकी है 50 टाइम्स 3 माइनस रूट 3 इन मीटर्स। क्यों मीटर्स में आई, क्योंकि ये हाइट मीटर्स में थी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये ओवरऑल डिस्टेंस इसने 2 मिनट में कवर करी है, राइट, पर हमसे स्पीड मांगी गई है मीटर पर आवर में, तो मेरे पास में जो टाइम है ना, ये तो हो गई डिस्टेंस, टाइम है मेरे पास में 2 मिनट में, 2 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 2/60 आवर्स, 1 मिनट में अगर मुझे आवर्स कन्वर्ट करने हैं तो 1 मिनट अपॉन 60 कर दूंगा तो 1/60 आवर हो जाएगा, 2 मिनट्स में कितने आवर करने हैं तो 60 से डिवाइड, तो कितना बन गया ये 1/30 आवर्स, राइट। अब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड विल बी डिस्टेंस इज 53 माइनस रूट 3 अपॉन टाइम कितना हो गया 1/30, 30 ऊपर जाएगा 50 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1500 3 माइनस रूट 3, स्पीड की यूनिट हमने बनाई है इंटेंशनली मीटर पर आवर, आसान सी बात है, ठीक है। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of a lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. अब यहां पे मान लो कि ये लेक की सरफेस है, और कोई क्लाउड है उसकी बात हो रही है। The angle of elevation of the cloud from the point 60 meter above the surface of the lake, देखो अब यहां पे मैं एक रेफरेंस लाइन प्लॉट करने वाला हूं, सरफेस ऑफ लेक से 60 मीटर ऊपर, मतलब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं P, जो कि सरफेस ऑफ लेक से 60 मीटर ऊपर है। यहां से जब क्लाउड को देखा जा रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ क्लाउड बन रहा है 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज 30 डिग्री। तो ये हो गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको कि मैं लेक के पैरेलल बना रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। ये सरफेस ऑफ लेक है। अगर मैं क्लाउड को कह देता हूं ये क्लाउड ए पॉइंट पे है, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा सीधा नीचे तक जाने देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोल रहा हूं। ये बी सी मुझे पहले लेना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर पी से लेकर सरफेस तक, सरफेस के पॉइंट को मैंने ऐसे बोला, पी से एस तक की डिस्टेंस 60 है तो बी सी भी 60 मीटर ही होगा। मान लो ये ए बी एच है और ये सरफेस है, सो इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक के लेवल से कितना नीचे बनेगा, ए सी जितनी डेप्थ पे, क्योंकि जितना कोई ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है उतना ही उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के अंदर डीप बनती है। तो जितना ये क्लाउड सरफेस ऑफ लेक से दूर होगा उतनी ही डीप इस क्लाउड की इमेज लेक के अंदर बनेगी। तो हो ना हो, अगर इस क्लाउड की इमेज इस डी पॉइंट पे बन रही है तो ये डी पॉइंट कितना डीप होगा सरफेस से, 60 प्लस एच डेप्थ पे। आसान सी बात है और यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, इजी। अब इस पी पॉइंट से जब इस क्लाउड की इमेज को देखा जा रहा है वाटर के अंदर
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। हमें क्लाउड की लेक के सरफेस से हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये h फाइंड आउट करना है। आसान सी बात है। तो अब यहां पे हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। उन राइट एंगल ट्राइंगल्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कलर्स को चेंज करके। पहला राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास में बन रहा है वो है ABP, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास में बन रहा है दैट इज ट्राइंगल PDB, जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास में एंगल्स हैं। सामने वाली साइड एक ट्राइंगल में AB इज H और दूसरे वाले ट्राइंगल में सामने वाली साइड हो जाएगी 60 प्लस 60 प्लस H। सो ओवरऑल लेंथ BD हो जाएगी हमारे पास में 120 प्लस H। हमें H फाइंड आउट करना है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल APB, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस PB, AB अपॉन बेस PB। अब अगर आप चाहो तो इस PB को आप x मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन पार्ट है, दोनों ट्राइंगल्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan 30 होता है 1/√3। AB को हम लोगों ने h ले रखा है, PB को अभी अभी मैंने x अज्यूम करा है, तो x इज इक्वल्स टू √3h बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सिमिलरली अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल में, ट्राइंगल PDB। इन ट्राइंगल PDB में जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। tan 60 डिग्री विल बी द परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पूरा BD अपॉन बेस विल बी PB। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब BD जो था, BD की वैल्यू हो जाएगी BC प्लस CD दैट इज 60 प्लस 60 प्लस H। तो 60 प्लस 60 प्लस H अपॉन PB इज X। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, √3x इज इक्वल्स टू 120 प्लस H। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को उठा के सेकेंड में पुट करा, सो √3 टाइम्स √3h इज इक्वल्स टू 120 प्लस H। ये हो जाएगा 3h इज इक्वल्स टू 120 प्लस H। h को सामने भेजा तो 3h माइनस h इज इक्वल्स टू 120। तो हमें क्या मिला, 2h इज इक्वल्स टू 120। तो h की वैल्यू हो जाएगी 120/2, कैंसिल करा 60 मीटर। अब h क्या था, इस P पॉइंट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से क्लाउड की हाइट, और हमें क्लाउड की हाइट निकालनी है फ्रॉम द लेवल ऑफ द लेक। तो ओवरऑल हाइट ऑफ क्लाउड हो जाएगी, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक से क्लाउड की हाइट हो जाएगी 60 प्लस H, क्योंकि वो क्या हो जाएगा AB प्लस BC मतलब AC। तो 60 प्लस H विल बी 60 प्लस 60 दैट विल गिव यू 120 मीटर। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 120 मीटर। आसान सी बात है। The angles of elevation of top of a tower from 2 points at distance A and B meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is √AB meter. देखो, मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर कोई टावर रखा हुआ है या बना हुआ है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट था स्मॉल a डिस्टेंस पे, दूसरा पॉइंट था स्मॉल d डिस्टेंस पे, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये टावर की सेम साइड पे हैं। तो मैंने इन पॉइंट्स को बोल दिया P एंड Q। इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप का जो एलिवेशन बन रहा है उसके जो एंगल्स हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मैं बोल देता हूं कि फर्स्ट वाले पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है θ1
और सेकंड वाले पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है θ2। हमें इस टावर की हाइट को रूट ए बी प्रूफ करवाना है, जहां पे फर्स्ट वाले पॉइंट की टावर के बेस से डिस्टेंस ए है और सेकंड वाले पॉइंट की टावर के बेस से डिस्टेंस बी है। आसान सी बात है। गिवन क्या है, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको हम संभाल के रखते हैं, ये गिवन है। अब हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीपी, दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीक्यू। तो इनके लिए हम लोग 10 लगाने वाले हैं। सो इन ट्राइंगल एबीपी tan θ1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PB। यहां पे PB की वैल्यू है A, सो tan θ1 इज इक्वल्स टू AB अपॉन A। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल AQB, इस ट्राइंगल में जो एंगल Q बन रहा है वो है θ2, तो tan θ2 इज इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा QB, और QB की वैल्यू कितनी है स्मॉल b, तो AB अपॉन स्मॉल b। इसको बोला इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग एक छोटा सा काम करने वाले हैं, इक्वेशन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। देखो tan θ1 2 इंटू 3, सो हमारे पास में क्या आ जाएगा LHS के अंदर tan θ1 टाइम्स tan θ2, और RHS में हमारे पास में आ जाएगा AB बाय स्मॉल a टाइम्स AB बाय स्मॉल b। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे रूट AB प्रूफ करवाना है, तो मुझे A और B को तो मल्टीप्लाई करवाना ही था, राइट। और मुझे ये भी पता है कि दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो क्या मैं यहां से θ2 को 90 माइनस θ1 लिख सकता हूं, पॉसिबल है लिखना। अब θ2 की इस वैल्यू को मैंने यहां पुट करा, सो ये बन गया tan θ1 टाइम्स tan 90 माइनस θ1, और RHS में मेरे पास में क्या आ चुका है, ऊपर AB इंटू AB, AB का स्क्वायर और नीचे AB। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस A cot A, तो tan 90 माइनस θ1 इज cot θ1। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी cot θ1। ऑलरेडी मेरे पास में tan θ1 है, tan θ1 टाइम्स cot θ1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया AB का स्क्वायर अपॉन AB। cot θ1 का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे मिलेगा tan θ1, तो इट विल बिकम 1 अपॉन tan θ1, और RHS में मेरे पास में क्या है AB का स्क्वायर अपॉन AB। tan θ1 से tan θ1 कैंसिल, LHS में बच गया सिर्फ 1, RHS में है AB स्क्वायर अपॉन AB। इस AB को सामने भेजा, हमारे पास में AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब हाइट ऑफ टावर आ गया स्मॉल AB, ठीक है। तो दैट मीन्स हाइट ऑफ टावर, जिसको कि मैंने AB ले रखा है, ये क्या हो जाएगा रूट AB। आसान सी बात है, इजी। 1.6 meter tall girl stands at the distance 3.2 meter from the lamp post and casts a shadow of 4.8 meter on the ground. Find the height of the lamp post using trigonometric ratios and property of similar triangles. एक गर्ल है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, और वो एक लैंप पोस्ट से थोड़ा दूर खड़ी है, एक लैंप पोस्ट से 3.2 मीटर दूर खड़ी है। तो ये डिस्टेंस हो गई 3.2 मीटर, इस गर्ल की हाइट हो गई 1.6 मीटर। अब इस गर्ल की ना शैडो कास्ट होती है 4.8 मीटर की, ये इसकी शैडो वाला पार्ट है ब्लैक, एंड दिस इज 4.8 मीटर। 4.8 मीटर यहां से यहां तक। मान लो लैंप पोस्ट AB
है, गर्ल CD है और उसकी जो शेडो की लेंथ है वो DE है। ऑब्वियस ही बात है, इस शेडो को कास्ट करवाने के लिए लैंप पोस्ट के टिप्स से लाइट आ रही होगी। ऑब्वियस ही बात है कि लैंप पोस्ट जो ग्राउंड पे होगा वो एकदम परपेंडिकुलर रहेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, गर्ल भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर रहेगी। तो यहाँ पे ना हमारे पास में दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स में खास बात यह है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और दोनों के अंदर ये जो पॉइंट E है ना ये कॉमन है, मतलब ये E एंगल इनमें कॉमन आ रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को देखूं, जिसको कि मैं एक बार फिर से बनाने वाला हूं अलग से, दोनों ही ट्राइंगल्स को मैं एक बार अलग से फिर से बना रहा हूं तो दैट हमें क्लियरली चीजें होती हुई दिखाई दे जाए। ये तो था हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABE, और एक था हमारे पास में इसके जैसा ही सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल CDE। दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ही कॉमन है। CDE वाले ट्राइंगल में हमें इसका बेस पता है 4.8 मीटर, हमें इसकी हाइट पता है 1.6 मीटर, राइट। तो इस ट्राइंगल में हम लोग tan ही ढूंढने वाले हैं। अगर यहां से हमें tan ही मिल गया तो हम इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी tan ही लगा के इस परपेंडिकुलर को फिगर आउट कर सकते हैं। आसान सी बात है। देखो तो tan ही क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल CDE, tan E is equals to perpendicular which is 1.6 and base which is 4.8। सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, 16 3s are 48, so tan E की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब सेम यही वैल्यू रहेगी फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो, तो हमें ऑलरेडी tan E मिल चुका है दैट इज 1/3। अब ट्राइंगल ABE के लिए, इन ट्राइंगल ABE फिर से अगर मैं tan E रेशियो लिखूं तो tan E किसके बराबर है AB अपॉन BE के, AB अपॉन BE। हम लोग AB ढूंढ रहे हैं तो AB कितना हो जाएगा tan E टाइम्स BE, BE कितना है BD प्लस DE, मतलब 3.2 प्लस 4.8, 3.2 प्लस 4.8 विल बी 8 मीटर्स, और tan E की वैल्यू अभी अभी हमने 1/3 फिगर आउट करी है, तो AE विल बी 8 टाइम्स 1/3 मतलब 8/3 मीटर्स। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। पहले हमने tan ऑफ एंगल निकाला और वो tan ऑफ एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन था, इसलिए हम लोग इसको इजीली कर पाए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सेम क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से करता तो देखो इन दोनों ही ट्राइंगल में ये पर्टिकुलर एंगल कॉमन है, एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E। तो इन ट्राइंगल्स ABE and triangle CDE, angle B is equals to angle D, both are 90 डिग्री, क्योंकि ये पोल का एंगल है, ये गर्ल का एंगल है, किसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दोनों ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर खड़े रहेंगे, दोनों के अंदर ही एंगल E कॉमन है, एंगल E is equals to angle E that is common। तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। नाउ जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो आपस में सेम रेशियो में रहती है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की हम कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स उठाने वाले हैं, दोनों के परपेंडिकुलर्स वर्सेस दोनों के बेस। तो पहले मैं इसका परपेंडिकुलर लिख रहा हूं दैट इज AB अपॉन CD। अब बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है BE और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस है DE। अच्छा हम लोग AB की वैल्यू फिगर आउट करना चाहते हैं तो AB को हमने यही छोड़ा, CD को सामने भेज दिया, तो CD इंटू BE अपॉन DE। अब बस हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है। CD की वैल्यू कितनी है 1.6, BE की वैल्यू कितनी है, BE की वैल्यू हो जाएगी BD प्लस DE, जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट करा था, दिस विल बी 8, एंड लास्ट DE की वैल्यू कितनी है 4.8।
तो 1.6 के डेसिमल से 4.8 का डेसिमल हटाया, 16 3 आर 48, तो लेंथ ऑफ टावर कितनी हो जाएगी 8/3 मीटर्स। तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ज्यादा वाइड है, ठीक है। आप प्रेफरेबली ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, आसान। From a point on the ground 40 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of the water tank on the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the depth of the tank. वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी करे हैं। एक कोई टैंक है, उसे एक टावर के ऊपर रखा गया। टावर भी हम लोग ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का ही बना देते हैं। तो ये हो गया टैंक और ये हो गया टावर। ग्राउंड से कोई पॉइंट है, वहां से इन दोनों को देखा जा रहा है। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से ये पॉइंट 40 मीटर की डिस्टेंस पे है। मान लो टैंक के टॉप को मैं A बोलूंगा, टैंक के बॉटम एंड टावर के टॉप को मैं B बोलूंगा, और टावर के बॉटम को मैंने C बोल दिया। अब इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक विच इज अबव द टावर, ऑब्वियसली हम लोगों ने बना भी दिया, इज 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ रहा है 45 डिग्री। हमें एक तो हाइट ऑफ द टावर फिगर आउट करनी है, और एक हमें डेप्थ ऑफ द टैंक, देन अगेन हाइट ऑफ द टैंक फिगर आउट करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिखाने के लिए होता है डायग्राम। एक्चुअल डायग्राम आपको ऐसे कभी नहीं बनाने, आपको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स की फॉर्म में सब कुछ शो करवा देना है। अब मैंने यहां पे बनाया, मेरा पहला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल APC, और सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल BPC, राइट। और मुझे इन दो ट्राइंगल्स पे ही फोकस करना है। सो फर्स्ट ले रहा हूं मैं इन ट्राइंगल APC। In triangle APC, I know the angle is 45 degree, that is angle P. So इसके लिए मैं tan का रेशियो लगाने वाला हूं। tan 45 degree is equals to opposite side, that is AC, upon the base which is PC. tan 45 degree is always 1, which is become AC upon PC. PC की वैल्यू हमें पता है 40 मीटर, तो AC becomes 40 मीटर। ये हमें पता पड़ गया टावर की और टैंक की कंबाइंड हाइट, दैट इज 40 मीटर, राइट। पर हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे टावर और टैंक की इंडिविजुअल हाइट्स पूछी गई है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे ट्राइंगल में जाएंगे। तो हम लोग जाने वाले हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BPC। सो इन ट्राइंगल BPC द एंगल दिस टाइम इज 30 डिग्री। So tan 30 degree is equals to opposite side, that is BC, upon the base which is PC. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 BC upon PC। PC is 40 मीटर, तो BC की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 40 अपॉन √3। √3 को हम लोग डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ते, तो हम लोगों ने ऑन द गो इसको रेशनलाइज कर दिया। तो ये बन जाएगा 40/3 टाइम्स √3। तो ये हो गया BC। इसको हम लोग फर्दर मोर और कैंसिल करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 13.33 टाइम्स √3 मीटर। ये हो गई BC की वैल्यू। अब BC की वैल्यू मैं यूज करके AB निकाल सकता हूं, बिकॉज आई नो AC इज AB प्लस BC which is 40 मीटर। So AB will be 40 minus BC, right? अब आप जरा सोच के देखो कि क्या मैं BC की ये रूट वाली वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे पहले ये रूट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1.732। उसी के बाद में जो वैल्यू आएगी BC की मैं वो यहां पुट करके AB निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले तो हम BC की फाइनल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। 13.33 टाइम्स √3 इज 1.732।
So it will come out to be 23.1 मीटर अप्रॉक्स। इसको यहां पे पुट करा तो ए बी विल बी 40 माइनस 23.1 मीटर। So the value will be, final value will be 16.9 मीटर। तो यहां पे मिसप्रिंट है, इसको सही करना आपको, ये 46.9 नहीं है, ये होगा यहां पे 16.9। A tree of height 12 meter is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and make the angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और यहां पे एक ट्री हुआ करता था, बेचारा बहुत कमजोर था, तो हवा चली टूट गया। पर टूटने से पहले इस ट्री की हाइट थी 12 मीटर। मान लो ट्री का बॉटम ए था, उसका टॉप बी था और सी पॉइंट से ये ब्रेक हुआ है, तो यहां पे बॉटम को ए और टॉप को मैं बी से रिप्रेजेंट करवा देता हूं। जिस प्लेस पे इसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है वहां पे ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि बताओ ग्राउंड से कितनी हाइट से ये ट्री ब्रेक हुआ है। आसान सी बात, तो हमें एसी फिगर आउट करना है। हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में ए बी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 12 मीटर। और जब आप ट्री को ब्रेक होता हुआ देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये सी पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं था। दैट मीन्स ए बी जो कि 12 मीटर था वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी के। तो ए सी प्लस बी सी इज 12 मीटर। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं इस हाइट जिसको हमें फिगर आउट करना है ए सी, इसे अगर मैं x अज्यूम कर लूं तो x प्लस बी सी विल बी 12 मीटर। तो यहां से बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस एक्स मीटर। और मैंने ए सी को x अज्यूम करा है, तो मैं यहां लिखने वाला हूं कि लेट ए सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। आसान सी बात, बस करना क्या है, हमें पता पड़ गया कि ए सी एक्स है, हमें पता पड़ गया कि बी सी 12 माइनस एक्स है, तो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये x हो जाएगी ऑपोजिट साइड और 12 माइनस एक्स हो जाएगा उसका हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहाँ पे साइन 60 का रेशियो लगा दूं तो साइन 60 डिग्री विल बी ऑपोजिट साइड दैट इज ए सी एंड हाइपोटेनियस दैट इज बी सी। इन दोनों की ही वैल्यू मुझे पता है, साइन 60 होता है वैसे √3/2। AC को मैंने एज्यूम करा हुआ था x और BC को मैंने लिया था 12 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बनेगा 12 टाइम्स √3 माइनस √3x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, √3x को सामने भेजेंगे तो अपेरेंटली हमारे पास में रिलेशन आएगा 2x प्लस √3x इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स √3। इन दोनों में से x कॉमन निकला, अंदर रह गया 2 प्लस √3 और सामने की तरफ 12 टाइम्स √3। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 12 टाइम्स √3 को 2 प्लस √3 डिवाइड कर देगा। डिनोमिनेटर में हम लोग कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। वैसे रेशनलाइज करने से ज्यादा आसान होगा कि हम लोग यहाँ पे √3 की वैल्यू सीधी पुट कर दें। कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी है क्योंकि आंसर हमें दिखाई दे रहा है और आंसर कैसे आ रहा है, मीटर्स के अंदर आ रहा है और कहीं पे भी हमें रूट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 टाइम्स 1.73 अपॉन 2 प्लस 1.73। तो 12 टाइम्स 1.73 विल बी 20.76 अपॉन 2 plus 1.73 will be 3.73
डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, सो अप्रोक्सीमेटली 3 6 18, बट वो बड़ा हो जाएगा तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, डिवाइड करके देखो 5.569 आ ही जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 मीटर। डिवाइड करते जाओगे वैल्यूज आती जाएंगी, कुछ कुछ आपको ये आता हुआ दिखाई दे जाएगा। इजी। The angles of the elevation of top of the tower from 2 points at a distance small a and small b meters from the base and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is root AB meters. तो एक कोई टावर है, उस टावर के बेस के अबाउट 2 पॉइंट्स हैं, और इन 2 पॉइंट्स का टावर के टॉप के रेस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं। मैंने माना कि मेरा टावर जो था वो ए बी था, पहला पॉइंट उससे ए डिस्टेंस पे है जिसको मैंने बोल दिया पी, दूसरा पॉइंट उस टावर से बी डिस्टेंस पे है जिसको मैंने बोल दिया पॉइंट क्यू। पी और क्यू पे जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, हमें बोला गया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं लेट एंगल ए पी बी, इसे अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूं, देन according to the given theory angle AQB will be 90 minus theta, isn't it? आसान सी बात है। हमें यह प्रूफ करना है कि इस टावर की हाइट रूट ए बी मीटर होगी। ऑब्वियसली इस चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्राइंगल से ही सारा काम करना पड़ता है, तो यहां पे हमें साफ साफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ए बी पी, दूसरा ट्राइंगल ABQ. So in triangle ABP, ट्राइंगल ABP के अंदर एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, और मुझे चाहिए ऑपोजिट साइड AB और मेरे पास में बेस है, तो क्यों ना मैं tan का रेशियो लगा दूं, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड दैट इज AB एंड एडजेसेंट साइड दैट इज BP। यहां पे मुझे सिर्फ एक चीज पता है, दैट BP इज स्मॉल है। यहां से मैंने AB की वैल्यू निकाली, दैट इज A टाइम्स tan थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। सिमिलरली मैं जाऊंगा दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल AQP। अब ट्राइंगल AQP में एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दैट विल बिकम tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू अगेन ऑपोजिट साइड विच इज AB एंड एडजेसेंट साइड विच इज BQ। हमें पता है tan 90 माइनस थीटा बन जाता है cot थीटा। ए बी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं और बी क्यू हमें पता है स्मॉल बी गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगी बी टाइम्स cot थीटा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। हमें ना ये ए बी निकालना है, द हाइट ऑफ द टावर। अब इसको निकालने का एक सबसे आसान तरीका यहां पे यह है कि क्यों ना मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दूं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो एलएचएस में आ जाएगा ए बी टाइम्स ए बी, और आरएचएस में आ जाएगा ए टाइम्स tan थीटा टाइम्स बी टाइम्स cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहां पे ए बी टाइम्स ए बी क्या बन गया, द स्क्वायर ऑफ ए बी, और सामने क्या आ जाएगा ए टाइम्स बी। हमें निकालना है ए बी, दैट इज द हाइट ऑफ टावर। तो ए बी निकालने के लिए हमने इसका अंडर रूट करा, तो स्क्वायर ऑफ ए बी का अंडर रूट होकर हमें ए बी मिला, और सामने भी अंडर रूट किया जाएगा किसका, स्मॉल ए बी का। तो द फाइनल वैल्यू विल बी, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर विल बी रूट स्मॉल ए बी, एंड दैट वी नीडेड टू प्रूफ। आसान सी बात है। At a point on a level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that the tangent is 5/12. On walking 192 meters towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. Okay.
अब यहां पे जो चीजें दी गई हैं उनके लिए टर्मिनोलॉजीज थोड़ी अलग यूज कर ली गई हैं। तो मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है टावर। टावर को अब हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टावर का नेम हमने रखा ए बी। एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, इस लेवल ग्राउंड के किसी पॉइंट से, इस पॉइंट को मैंने पी बोला। जब टावर को देखा गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर। अच्छा, वर्टिकल टावर क्यों बोला जाता है? ताकि आपको ध्यान रहे कि टावर का जो ग्राउंड के साथ में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। सो इस पॉइंट से देखने पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। टेंजेंट इज 5/12। दैट मीन्स अगर ये एंगल अल्फा है तो tan ऑफ अल्फा इज 5/12। हमें ये दे रखा है, समझे? टर्मिनोलॉजीज को बदल दिया गया, टर्मिनोलॉजीज को चेंज कर दिया गया। देन ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ 192 मीटर चल के कोई गया, तो यहां से मैंने एक एरो बना के दिखा दिया कि पर्सन टावर की तरफ 192 मीटर चल के गया है, ठीक है। और इस लेंथ को मैंने लिख दिया 192 मीटर। मान लो ये पर्सन क्यू पे गया। अब जो एंगल की टेंजेंट बन रही है उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 3/4। मान लो इस जगह पे मैंने एंगल बीटा अज्यूम कर लिया, तो tan बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? 3/4। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। क्वेश्चन ये है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट निकाल। टावर की हाइट को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए क्या अज्यूम कर लिया? h। इस डिस्टेंस को हम लोगों ने d अज्यूम कर लिया। हमारे पास में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ गए और हमारे पास में उन राइट एंगल्स ट्राइंगल्स के एंगल्स के लिए टेंजेंट्स मतलब tan के रेशियोज आ गए, राइट। हम चलेंगे सबसे पहले ट्राइंगल एपीबी में। सो इन ट्राइंगल एपीबी, ट्राइंगल एपीबी में अगर मैं एंगल अल्फा मान रहा हूं तो tan अल्फा कितना हो जाएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग? दैट ए बी अपॉन पीबी, ए बी अपॉन पीबी। अब ए बी को मैंने h एज्यूम करा है और पीबी किससे मिलके बना है? 192 प्लस डी से। और tan अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 5/12। सो 5/12 इज इक्वल्स टू h अपॉन 192 प्लस डी। आसान सी बात है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो 5 टाइम्स 192 प्लस डी किसके इक्वल हो जाएगा? 12 टाइम्स ऑफ h के। एक्चुअल में हमें h निकालना है और h के लिए हमें d की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस इक्वेशन से मैं सिर्फ और सिर्फ h के लिए एक वैल्यू निकाल के छोड़ने वाला हूं, क्योंकि आपने अब तक इतने इक्वेशंस कर लिए तो आपको पता है कि एक और इक्वेशंस तो बनेगी, एक और इक्वेशन तो बनेगी और साथ ही साथ उस इक्वेशन से आप d निकाल पाएंगे अगर आप दूसरे वाले ट्राइंगल को देखते हैं तो। देखो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्राइंगल AQB में मैंने जो एंगल अज्यूम करा हुआ है वो है बीटा। सो tan बीटा विल बी AB अपॉन QB, AB अपॉन QB। अच्छा, tan बीटा के लिए रेशियो में ऑलरेडी कितना गिवन है? 3/4। AB की वैल्यू हम लोगों ने h अज्यूम करी हुई है, QB को हमने d माना हुआ है। यहां से हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d विल बी 4/3 ऑफ h। करा कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। इसको मैंने इक्वेशन 4 बोला। इक्वेशन 4 को उठा के आप जैसे इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ फ्रॉम 4 in 3 यूजिंग इक्वेशन 4 in 3, देखो h इज इक्वल्स टू 5/12 टाइम्स 192 प्लस d कितना हो गया? 4/3h। अब जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिखाई दे तो आप अपना दिमाग लगा के उसको इजी बना सकते हो। या तो आप 5/12 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करो, या फिर जो मैं कर रहा हूं वैसा वाला काम कर लो। वापस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, ये बन जाएगा 12h/5। वहां का 4h/3 है, इधर की तरफ आ जाएगा ये 4/3h और सामने आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्योरली 192। आसान सी बात है। इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 12 3s are 36h minus 5 4s are 20. 20h is equals to 192. Apparently 36 minus 20 will be
16H, 15 सामने जाएगा, 192 से मल्टीप्लाई होने, बट करना मत क्योंकि 16 से 192 कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 15 टाइम्स 192 अपॉन 16, 16 1s are 16 and 16 2s are 32, तो 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 15 टाइम्स 12 विल बी 180 मीटर। तो यही है टावर की हाइट। आसान सी बात है, इजी। The shadow of the vertical tower on the level ground increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from the angle of elevation 45 degree to 30 degree. Find the height of the tower correct to one place of decimal. Take root 3 is equals to 1.73. Okay, देखो अभी आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कि चीजों की शैडो कैसे बनती है सन की प्रेजेंस में। मान लो ये अपना हॉरिजॉन्टल है और यहां पे कोई टावर है, टावर का नेम मैंने ए भी रख दिया। अच्छा, सनलाइट के अंदर चीजों का शेडो कैसे बनता है? सन से आने वाली लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से ब्लॉक होने लगती है, तो ड्यू टू दिस ब्लॉकिंग जो रेस ऑब्जेक्ट से रुक जाती हैं वो आगे पास नहीं हो पाती। आसान सी बात है। बट जो नेक्स्ट रे ऑब्जेक्ट से पास होगी वो फर्स्ट रे होगी जो ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो ये जितनी भी रेज मैंने ब्लॉक करी है ना, उस लेंथ की ही ऑब्जेक्ट की शैडो ग्राउंड पे बनती है। तो ये हो गई इस ऑब्जेक्ट की शैडो यहां तक, मतलब इस टावर की शैडो इस लेंथ तक ग्राउंड पे। आसान सी बात है। अब आप जब इसको देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो क्या बनेगा? वो यहां से बनेगा। तो इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन था सन का 45 डिग्री। तो शैडो की लेंथ पर्टिकुलर जो भी थी मैंने उसको बोल दिया एक्स लेंथ की शैडो थी, बी से सी तक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन सन का कम हो गया, मतलब सन नीचे आ जाएगा। सन की पोजीशन जब नीचे हुई तो अब पहले वाली रे भी यहां से पास नहीं हो पाएगी। अब जो न्यू रे है, न्यू रे का कलर मैं थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, वो कुछ दूर तक जाके ही, मतलब जो दूर वाली रे है या ऊपर वाली रेज है बस वही पास हो पाएंगे। तो अब एंगल कितना हो गया है? 30 डिग्री। तो शैडो की लेंथ 10 मीटर से इंक्रीज हो गई। इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो इस तरीके से इन तरह के क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने होते हैं। अब आपको ना तो सन को शो करना है ना रेस को शो करना है, आप ज्यादा एक रे को शो करवा दो या फिर उन रेस को शो करवा दो जिनकी वजह से इन दो अलग अलग केसेस में शैडो क्रिएट हो रही है। शैडो क्रिएट हो रही है। ये सन की फर्स्ट पोजीशन, इसको मैं P1 बोल रहा हूं। ये सन की सेकंड पोजीशन, इसको मैं P2 बोल रहा हूं। आसान सी बात है। बाकी का क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। यहां से tan 45 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस h अपॉन x। तो मोरल ऑफ द स्टोरी h इज इक्वल्स टू x हो जाएगा यहां पे। और अगर मैं सेकंड वाले ट्राइंगल में देखूं, ट्राइंगल ABD में, सो tan 30 डिग्री विल बी h अपॉन x प्लस 10। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, वैल्यू क्या बन जाएगी? x प्लस 10 इज इक्वल्स टू √3h। मैं यहां से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू उठा के पुट कर सकता हूं। x की जगह पे क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। तो h प्लस 10 इज इक्वल्स टू √3h। h को सामने सेंड करा, सो √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 10। √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.73। इन दोनों में से h कॉमन निकाला, अंदर 1.73 माइनस 1 बचेगा, सामने की तरफ 10 है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 अपॉन 0.73। डेसिमल हटाओगे, 2 0 लगाओगे, कैंसिल करोगे, आंसर आंखों के सामने, इससे अलग आएगा नहीं। 13.65 मीटर। आसान सी बात है।
A person standing on the bank of the river observes that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter away from the bank, he finds that the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of the tree and the width of the river. मान लो ये एक बैंक है जहां पे पर्सन खड़ा होगा और देयर इज अनदर बैंक, राइट। इन दोनों बैंक्स के बीच में एक रिवर है। ये हो गई हमारी रिवर। आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि इनिशियली जो पर्सन है ना वो इस बैंक की एच पे खड़ा है। यू विल हैव टू अज्यूम दीज थिंग्स इनिशियली ऐसा हो रहा है, राइट। इस बैंक 1 के एच पे खड़ा है और आपको ये भी इनिशियली अज्यूम करना पड़ेगा कि वो जो ट्री है वो बैंक 2 के एच पे है। कौन से वाले एच पे? टुवर्ड्स द पर्सन वाले एच पे। मान लो ट्री का नेम है ए बी, पर्सन की इनिशियल डिस्टेंस है ट्री से सी तक। अब यहां से पर्सन ट्री को देख रहा है। अच्छा, पर्सन की हाइट वगैरह कुछ भी नहीं ली गई है, याद रखना। पर्सन की हाइट इंक्लूडेड नहीं है इसमें, नहीं है ना, नहीं है। तो इस पॉइंट से इस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एक सेकेंड इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बाद में। पर्सन की आईज से मैंने पहले तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दी। अब यहां से ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। अब ये पर्सन यहां से इस पॉइंट सी से एक नए पॉइंट पे चला गया, पॉइंट डी पे, और वो पॉइंट सी से 40 मीटर अपार्ट है। एंगल कम हो रहा है। एंगल कम हो रहा है मतलब ये पर्सन दूर जाएगा, ये ध्यान रखना। दूर से जब किसी चीज को देखा जाता है तो एंगल रिड्यूस होता है, पास से देखने पे एंगल बड़ा होता है। सोचो, अगर मुझे बॉल देखनी है, मेरे सामने वाली बॉल का टॉप देखना है या एज देखनी है, तो जैसे से मैं पास जाऊंगा तो मेरे आईज का लेवल क्या होता जाएगा? देखो ऊपर होता जा रहा है, ठीक है। और जब मैं बिल्कुल क्लोज चला जाऊंगा तो मुझे बिल्कुल ऐसे ऊपर करके देखना पड़ रहा है। सो व्हेन यू आर क्लोजर टू एन ऑब्जेक्ट और अ बिल्डिंग, इफ यू वांट टू सी इट्स टॉप, योर एलिवेशन विल बी हायर. So angle of elevation increases when you go towards something, it decreases when you go away from that, the same thing, right? Now this person walks away. Now this person walks away to a new point, point D, which is 40 meter from point C. और यहां से जब ये पर्सन फिर से उस ट्री के पॉइंट ए को देखता है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही अब जो एंगल बनेगा वो पहले से कम होकर 30 डिग्री हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें पर्सन की हाइट नहीं बोली गई है, उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दे रखी ना, नहीं दे रखी है तो उसे हमें को इग्नोर करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहां से दो ट्राइंगल्स का यूज करके, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स का यूज करके ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग पर्सन रिवर की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो एक ट्राइंगल मुझे दिखाई दिया, ट्राइंगल ए, इस पॉइंट को अब मैंने बी यहां पे शिफ्ट करवा दिया, मैंने सी को यहां शिफ्ट करवा दिया, डी यहां पे शिफ्ट करा दिया। तो फर्स्ट ट्राइंगल मुझे दिखाई दे गया ए बी सी, और सेकेंड ट्राइंगल मुझे दिखाई दे गया ट्राइंगल ए बी डी। ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स। बस हमें क्या करना है, इनमें रेशियोज लगाने, सिंपल सी बात है। मान लो ट्री की हाइट h है, अब ये जो ए बी है ना वो ही ये एक्चुअल ए बी भी है, क्योंकि पर्सन की हाइट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। अगर वो दे देता तो हम इतना निकाल के उसमें पर्सन की हाइट को ऐड कर देते, राइट। वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा हुआ है। और मान लो दोनों बैंक्स के बीच की डिस्टेंस डी है, तो सबसे पहले तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी, तो tan 60 डिग्री के लिए रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी के।
tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3। ए बी वी हैव अज्यूम टू बी h और बी सी हम लोगों ने d माना है, तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा छोटा सा, दैट h is √3 टाइम्स ऑफ d। विल कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम लोग जाएंगे नेबरिंग ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी we have the angle 30 degree, so tan 30 degree will be equals to AB upon BD और DB आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा यहां से AB तो H है, BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा 40 प्लस D, isn't it? तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, सामने AB है जो कि H हो जाएगा और DB कितना हो गया 40 प्लस स्मॉल d। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अपेरेंटली इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। अब आप फर्स्ट और सेकंड का यूज करोगे और आपको h और d दोनों मिल जाएंगे। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में h की वैल्यू पुट करवा दूं तो 1/√3 विल बी, h की जगह पे आ जाएगा √3 टाइम्स d अपॉन डिनोमिनेटर में 40 प्लस d, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, सो 40 प्लस d विल बी √3 टाइम्स d, तो 40 प्लस d विल बी 3d। d को सामने सेंड करा तो 40 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3d माइनस d, दैट मींस 2d। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/2 मींस 20 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक्स वाज 20 मीटर। और अगर इस d की वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो मुझे हाइट ऑफ ट्री भी पता पड़ जाएगी। सो नाउ पुट d in 1, put d in 1, then height of tree is d times √3, so 20 times √3 मीटर। आसान सी बात। अब अगर आपके पास में √3 की वैल्यू हो तो आप वो भी पुट करवा सकते हैं। सो 20 मीटर and 20 times √3 मीटर, these are the two answers। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of the elevation of the bottom and the top of flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. सबसे पहले सिचुएशन को समझना जरूरी है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ मतलब टावर के ऊपर एक और चीज रखी हुई है और वो फ्लैग स्टाफ है। मान लो ये हमारा वर्टिकल टावर है और उसके ऊपर फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। राइट, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बना दिया मैंने जहां से ऑब्वियसली इसको ऑब्जर्व करना होगा। द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज गिवन, दैट इज स्मॉल h. At a point on the plane, the angles of the elevations of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta. Bottom and top. तो किसी पॉइंट से इस flagstaff के bottom और top के angle of elevations जो बन रहे हैं, these are alpha and beta respectively. हमें ये प्रूफ करना है the height of the tower is h tan alpha upon tan beta minus tan alpha, मतलब हमें इस टावर की हाइट को h, अल्फा और बीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। आसान सी बात है, ठीक है। मान लो ये फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है ये पॉइंट A है, इसका बॉटम पॉइंट B है जो कि टावर का टॉप B है, टावर का बॉटम C है और जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पॉइंट P है। राइट, अब यहां पे ना दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल APC और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल BPC। हमें ये BC फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। इजी, शुरू कर सकते हैं। सो सबसे पहले अपन लोग छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BPC। इन
ट्राइंगल बीपीसी। इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है और पी पे बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूं tan P इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और बेस कितना है? पीसी। तो बीसी अपॉन पीसी। यहां से ना मैंने पीसी की वैल्यू निकाली। पीसी इज बीसी अपॉन tan P, और tan P की वैल्यू इस केस में कितनी है? अल्फा। लाइक P की वैल्यू अल्फा थी, तो tan P कितना हो जाएगा? tan अल्फा। आसान सी बात है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब एक और ट्राइंगल बन रहा था, ट्राइंगल एपीसी। एपीसी के अंदर जो एंगल है वो बीटा है। सो इन ट्राइंगल एपीसी फिर से tan P लिखूंगा बिकॉज एंगल अभी भी P ही कहला रहा है, बट हाइट जो होगी इस बार वो क्या हो जाएगी? AC, और बेस सेम रहेगा PC। तो हाइट इज AC और बेस PC। तो फिर से यहां से PC निकाल रहा हूं। PC इज इक्वल्स टू AC अपॉन tan P। tan P कितना हो जाएगा इस बार? tan बीटा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में हमें PC की वैल्यू मिल गई। सो फ्रॉम 1 and 2 PC इज इक्वल्स टू PC होगा। दैट मीन्स BC अपॉन tan अल्फा इज इक्वल्स टू AC अपॉन tan बीटा हो जाएगा। आसान सी बात है। BC अपॉन tan अल्फा कहां से मिला? फर्स्ट इक्वेशन से। AC अपॉन tan बीटा कहां से मिला? सेकंड इक्वेशन से। हमें ना यहां पे BC नहीं पता क्या है, हमें पता है AB। AB इज H, राइट? हमें AB की वैल्यू पता है, और हमें जो एक्सप्रेशन बनाना है वो H की टर्म्स में बनाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। इसको इधर भेज रहा हूं मैं, इसको इधर भेज रहा हूं। सो BC अपॉन AC क्या हो जाएगा? tan अल्फा अपॉन tan बीटा। अगर मैं AC को ऑब्जर्व करता हूं तो AC किन दो चीजों से मिलकर बना है? AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC से मिलकर बना है। तो AC को मैं क्या लिख सकता हूं? AB प्लस BC। तो AC को मैं यहां पे लिख रहा हूं AB प्लस BC, और मीनवाइल मैं इसका रेसिप्रोकेशन भी कर रहा हूं, रेसिप्रोकेट भी कर रहा हूं मैं इसको। तो पहले तो मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूं। AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, और AC की जगह में मैं पुट करने वाला हूं AB प्लस BC। AB प्लस BC अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। देखो, इसको स्प्लिट करा, इन दो टर्म्स के नीचे एक डिनोमिनेटर है BC, तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं कुछ ऐसे? दैट AB अपॉन BC प्लस BC अपॉन BC, ये बन जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। BC अपॉन BC कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा यहां पे? 1। तो मेरे पास में जो अभी तक बच रहा है वो कुछ ऐसा है कि AB अपॉन BC प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। आसान सी बात है। इस 1 को ना मैंने RHS में सेंड कर दिया, तो जब मैंने इसको RHS में सेंड करा तो ये वहां जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और हमारे पास में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बट इतनी जगह में काम हो जाना चाहिए। सो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस 1। अब इसका हमने एलसीएम लिया, तो AB अपॉन BC कितना बना? tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा। देख रहे हो, बहुत क्लोज आ गए हम लोग, बहुत क्लोज आ गए। हमें निकालना क्या था? हमें BC निकालना था। हमारे पास में AB है, तो AB की वैल्यू डाल देते हैं एक बार। AB की वैल्यू है H। H अपॉन BC कितना हो जाएगा? tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा। अब आप लोग समझदार हो, आप लोगों को पता अब क्या होने वाला है। हम इसका फिर से रेसिप्रोकेशन करेंगे क्योंकि हमें BC चाहिए, और H को हम लोग सामने भेजेंगे। तो फिर से रेसिप्रोकेट करा हमने, तो क्या बन गया? BC अपॉन H इज इक्वल्स टू tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये H गया सामने, तो BC इज इक्वल्स टू H टाइम्स ऑफ tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब होता क्या है, डायग्राम सामने रहता है तो चीजें समझ में आती हैं, इसलिए मैं यही कर देता हूँ डायग्राम के अंदर ही। आसान सी बात है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। एंड में अरेंज करने का काम थोड़ा ट्रिकी होता है, बस वही था इस क्वेश्चन में कि अरेंज कैसे करा जाए। इजी।